और भी कई सारी बातें हैं, जैसे गांव का इतिहास साहित्य के दृष्टिकोण से हम देखें, जो इतिहास के फलक पर एक बड़ा इतिहास होगा, चाहे वह प्रेमचंद के गांव का इतिहास हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर के गांव का इतिहास हो, या मैला आंचल के रेणु के गांव का इतिहास हो, या हमारे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उनकी पुस्तिका है उनमें इतिहास हो। तो इनको संजोने की हर इस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इस भाषा में हम देखते हैं कि घटना भी है, समय भी है और इतिहास भी है, और यही तीनों को जोड़ करके एक हम उन इतिहास की रचना करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी भोजपुरी भाषा नहीं है, लेकिन मैं जब अपना कार्य कर रही थी तो मैंने भोजपुरी भाषा को सीखा, और छोटे छोटे शब्दों का अर्थ मैं पूछ करके समझना चाहती थी कि आखिर क्या है जो बहुत चीज़ अभिजन इतिहास में नहीं जोड़ा गया। जैसे बाबू कुंवर सिंह तेहरे राजू बिनु अब न रंगे भो केसरिया, लिखी लिखी पतिया भेजले कुंवर सिंह सुनहो अमर सिंह भाई, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली, बाका सेनानी मंगल पांडे चलल भाग हरा। ऐसी ही बाबा रामचंद्र के रजवा प्रजा मजा उड़ावे, और सुनहो अमर सिंह चमुआ के टोटवा दांत से कटावे, छतरी जन्म गवाई, पहले जाय के आरा में लड़ियो, बंगला दियो दवाई, सब भगवन के बाँह छुड़ैयो, तब देश आजाद कराई। ऐसी कविताएं हमारे लोक स्मृतियों में हैं, तो इसको लेकर के हम एक बड़ा इतिहास सामने ला सकते हैं। यही सब परिकल्पना हम इतिहास के परे रह करके देखते हैं और एक नया काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। इस परिकल्पना में प्रोफेसर देवेंद्र चौबे ने मुझे पग पग पर साथ दिया और बताया कि कैसे हम साहित्य के माध्यम से एक नए इतिहास को सामने ला सकते हैं। और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी स्ट्रोस को आप पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग बार बार करके एक नया चीज़ का प्रयोग करता है, उसी तरह एक साहित्यकार और इतिहासकार भी गांव में जा कर के लोगों से मिल कर के साक्षात्कार के माध्यम से एक नया इतिहास सामने ला सकता है। इसलिए फील्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसे आप अमृत नागर के गदर के फूल में देख सकते हैं कि किस तरह वे गांव में घूम करके और लोगों से जुड़ करके एक नया इतिहास सामने लेके आए, और न केवल पुरुषों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, बल्कि वहाँ के स्त्रियों को भी उन्होंने उनके बारे में लिखा, और धनेश्वरी देवी जैसी जो 54 महिलाओं के ग्रुप बना के काम करती थी, उनको गदर के फूल में डॉक्यूमेंटेड किया। तो इस तरह एक नया इतिहास आपके सामने आया, और इसी तरह का कार्य हम भी करना चाहते हैं कि कैसे हम एक नया इतिहास ले करके इस पटल पे आए। अब मैं अपनी बात विराम दूंगी, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं तो उनको भी सुनना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस उद्देश्य को बताना चाहती थी। बस थोड़ा सा मंगल पांडे जी के प्रांगण में हूँ तो उनके बारे में ज़रूर कहूँगी। 1446 नंबर बैरकपुर छावनी, 34वीं इन्फेंट्री सेना का सिपाही, और कलकत्ता से 20 मील दूर। और इस नगवा गांव से एक सिपाही के दिल में क्या जज्बा था कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ की मुक्ति के लिए उन्होंने अंग्रेजी सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारी, और हंसते हंसते जब उसे पकड़ने गए तो उन्होंने अपने सीने पर गोली दाग दी, लेकिन वो बच गए और उनका इलाज करा करके कोर्ट मार्शल हुआ। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पूरे बैरकपुर के किसी भी जल्लाद ने उन्हें फांसी देने से मना कर दिया, और अंत में कलकत्ता से जल्लाद बुलाया गया, और 8 अप्रैल 1857 को वो शहीद हुए। और उनके शहीद दिवस जो बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा, वो थमा नहीं। मेरठ के रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया
और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में अभी सवेरा उतर ही रहा था और मंगल पांडे के इस शहीद को याद करते हुए जज्बा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों फिरंगियों को मार भगाओ के आवाज़ से और वहाँ पहुँचे और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस आंदोलन को जारी किया। तो ऐसे वीर थे हमारे मंगल पांडे, जिस पर अभी तक 2 पुस्तकें आई हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रुद्रांशु मुखर्जी और दूसरे अमरेश पत्रकार हैं अमरेश मिश्रा। और रुद्रांशु मुखर्जी ने मंगल पांडे को एक आकस्मिक नायक बताया है, लेकिन वो बाद में पलट गए और कहे कि नहीं, इन्होंने जानबूझ करके नहीं बल्कि सोच समझ करके विद्रोह किया था। और डेली ट्रिब्यून में जो मार्क्स बैठे हुए थे जर्मनी में, उन्होंने भी लिखा कि ये सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला मुक्ति संग्राम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारे भारत के पटल पर इन शहीदों ने अपनी वीर कुर्बानी दे करके इस आग को, ज्वाला को आगे बढ़ाया। और हम वस्तुतः हार गए 1857 में, लेकिन हम हारे नहीं, हम पीछे गए और पुनः उत्साह के साथ गांधी जी के नेतृत्व में फिर से अपने देश को भारत माँ को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह ये उद्देश्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं और प्रतिवर्ष एक गांव में आकर के मेरा इतिहास के तहत यह कार्य करते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम की संचालन के लिए आर्यन को बुलाना चाहूँगी और आज कार्यक्रम कराते हैं जिसमें पहला कुंवर सिंह मेमोरियल लेक्चर है, जो लगातार 16वां स्मृति व्याख्यान होगा, दूसरा रामायण 24 स्मृति लोक व्याख्यान होगा और तीसरा कुमार नयन जो कल उन्वास का होगा। तो अब मैं यहीं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सब यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके वक्तव्य के लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोता अभी से कुछ मिनट पहले और उनके विचारों में लोक इतिहास को लेके उनके जो ओपिनियन है उसमें काफी बदलाव आया होगा और जब वो यहाँ से घर जाएंगे तो घर जाके अपने घर वालों को भी ये बात बताएंगे, तभी जाकर ये सफल होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के अहम पाठ 11वें रामायण 24 स्मृति लोक व्याख्यान के लिए प्रोफेसर शीतल यादव जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आज सर्जनात्मक इतिहास के अंतर्गत ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वैकुंठनाथ पांडे जी और ये व्याख्यान हर साल आयोजित करने वाले प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, जो आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भाषा केंद्र के हैं। आप हर साल कहीं ना कहीं सुदूरवर्ती गांवों में जाकर के इस सर्जनात्मक इतिहास का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। यह एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है तथा इस गांव के प्रधान जी और इस दरवाजे के स्वामी श्री जदुनाथ पांडे जी, श्री संतोष पांडे जी तथा
जन्नाड़ी गांव के लोकप्रिय पूर्व प्रधान श्री घनश्याम पांडे जी, मेरे मित्र डॉक्टर हरेंद्र यादव जी, आज हम लोग इस नगवा गांव में जहां बात कर रहे हैं, यह गांव ही नहीं बल्कि वो परिवार है जिस परिवार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी आते हैं। तो हम अपनी बात की शुरुआत थोड़ा मंगल पांडे से करते हैं, तब सर्जनात्मक इतिहास पर हम बात करेंगे आपसे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी का जन्म 30 जनवरी 1831 ईस्वी को इसी धरती पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सुधीश पांडे। 3 भाई थे मंगल पांडे जी, मंगल पांडे, गिरीश्वर पांडे और ललित पांडे। मंगल पांडे और गिरीश्वर पांडे अविवाहित थे, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन ललित पांडे के 2 पुत्र थे, महादेव पांडे और महावीर पांडे, जिनकी वंशावली चल रही है। 1849 ईस्वी में मंगल पांडे बंगाल सेना में भर्ती हुए और 1857 ईस्वी में वे 34वीं इन्फेंट्री के 5वीं कंपनी के सिपाही थे बैरकपुर में। उसी समय की एक छोटी सी घटना है कि एक मंगल पांडे जी अपने लोटे में जल भर करके भोजनालय की तरफ जा रहे थे। तब तक एक भंगी ने उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। अपने द्विजात एवं पूर्व संस्कारों के कारण उन्होंने पानी पिलाने से मना किया, तो उसने फप्ती कसते हुए कहा कि अब गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस को जब दांतों से खोलना पड़ेगा, तब आपका ब्राह्मणत्व और द्विजत्व और पवित्रता कहाँ तक कायम रह सकती है। चूंकि वो भंगी दमदम स्थित उस छावनी में काम करता था जहाँ पर कारतूस का निर्माण हो रहा था, इसलिए मंगल पांडे जी को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। और इस प्रकार से यह देशभक्ति और क्रांति की याद बगावत के रूप में 29 मार्च 1857 को आखिर वो आग फैल ही गई और मंगल पांडे जी ने अपना राइफल लेकर के वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था उस पर हमला बोल दिए और अपने सैनिकों को, हिंदुस्तानी सैनिकों को उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी लोग आए और इन अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाए। ले दे करके उन्होंने वही बात कहा जो बात 1942 में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन कोई सैनिक हिम्मत नहीं जुटा पाया और उस टुकड़ी में 30 सैनिक थे हिंदुस्तानी। मंगल पांडे ने जो गोली चलाई वाक पर, वह निशाना चूक गया और एक शेख पलटू नाम का सैनिक था, वो उनको पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों के विद्रोह के चलते जूते, चप्पल और पत्थर बरसाने लगे हिंदुस्तानी सिपाही, जिसके चलते वो भाग निकला। और निशाना चूक जाने के बाद मंगल पांडे जी ने तलवार लेकर के उस बात का काम तमाम कर दिए। तब तक वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूनस था, वो आ गया और आ करके एक जमादार ईश्वरी प्रसाद था, उससे उन्होंने कहा कि मंगल पांडे को पकड़ लो। लेकिन ईश्वरी प्रसाद उनकी बातों को अनसुना कर दिया। तब तक ये घटना की खबर जनरल हर्षे को लगा
और जनरल हर से घटनास्थल पर आ जाता है और आ करके सिपाहियों को कहता है कि मंगल पांडे को पकड़ लो, नहीं तो तुम लोगों पर गोली बरसा दी जाएगी। जब ये चेतावनी देता है, मंगल पांडे इस बात को भाप गए कि अब हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने ही राइफल से अपने ही ऊपर उन्होंने गोली चला ली। अंततः घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चला करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में ही उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। मंगल पांडे के विद्रोह के कारण वहां के अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई थी, जिसके कारण 6 जनवरी 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने 34वीं इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे सिपाही थे, उसको रद्द कर दिए, उसको भंग कर दिए। तो सभी सिपाही जो है अपने घरों की तरफ लौट गए, लेकिन उनका मनोबल डाउन नहीं हुआ। वो जहाँ भी गए उस आग को जलाए रखते और इस प्रकार से मंगल पांडे की शहादत और 34वीं इन्फेंट्री को भंग करना, ये सभी जो है वहाँ के सिपाहियों के अंदर जो सेना में थे उनके अंदर ये आग के रूप में सुलगता रहा, जो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से उसकी शुरुआत हुई और देखते देखते वो क्रांति की आग पूरे उत्तर भारत से फैल गई। बैरकपुर में मंगल पांडे की स्मृति और सम्मान में मंगल पांडे महाउद्यान की स्थापना हुई है। 1984 ईस्वी में भारत सरकार ने मंगल पांडे की स्मृति और सम्मान में डाक टिकट जारी किया और मेरठ में मंगल पांडे के नाम से एक मोहल्ला बसाया गया है, शहीद मंगल पांडे। और जहां आप बैठे हुए हैं, आप सबको पता है कि मंगल पांडे की स्मृति और सम्मान में इस गांव में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मंगल पांडे की स्मृति में एक भोजपुरी की छोटी सी कविता है जो प्रसिद्ध नारायण सिंह ने लिखा था, तो मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। जब 57 के राज भई, वीरन के वीर पुकार भई, गंगा का मंगल बलिया का मंगल पांडे के बलवेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बाजी मशहूर चलल, गोरन पलटन के आगे बलिया का बाका सूर चलल। इसके बाद अब मैं आपके सामने कुछ, क्योंकि सभी लोग यहाँ लगभग स्थानीय ही है और इन स्थानीय लोगों के सामने ही मैं इस स्थानीय बातें करने जा रहा हूँ, जिसको किसी न किसी रूप में आप सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। बलिया का संपूर्ण गंगा तटीय क्षेत्र अपने धार्मिकता के कारण प्राचीन काल से ये पवित्र रहा है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि जो है तपस्या किए हैं। भृगु, गर्ग, पराशर, जमदग्नि, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियों का संबंध यहाँ से जोड़ा जाता है। बलिया के इर्द गिर्द आप जब देखते हैं, परसिया में पराशर आश्रम, कवि भरकर में भरद्वाज आश्रम था और कपरी में कपिलेश्वर कपिल धाम और जमदग्नि आश्रम, इस तरीके से जो चारों तरफ आप ऋषियों का धाम देख रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समय समय पर यहाँ ऋषि मुनि बलिया की पवित्र भूमि पर आए हैं और यहाँ पर वो अपनी तपस्या किए हैं। जिन दिनों महर्षि भृगु बलिया में आए, पद्म पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि उसी दिन गंगा से मुक्त हुआ, गंगा के जल से मुक्त हुआ ये क्षेत्र था, जिसको पद्म पुराण में विमुक्त क्षेत्र कहा गया। यह विमुक्त क्षेत्र 20 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा था।
इस विमुक्त क्षेत्र के बारे में, पद्म पुराण में इसके सीमाओं के बारे में बताया गया है। इस विमुक्त क्षेत्र के पूर्व दक्षिण में हंस तीर्थ, हंस प्रपतन हास नगर, वर्तमान हास नगर कहा जाता है कि उस सरोवर में हंस के स्नान करने से वो चतुर्भुजी हो गया था। इसके पूर्व में पराशर आश्रम परसिया, इसके उत्तर पूर्व में कुशबिंद कुशौरा, इसके उत्तर में कमल सरोवर गुहाता और इसके पश्चिम उत्तर में देवकुल देवतली और इसके पश्चिम में कपिलेश्वर कपुरी स्थित था। ये बलिया की सीमा पद्म पुराण में दर्शाई गई है। जिन दिन यहाँ भृगु मुनि आए थे उस दिन यहाँ पर जो विमुक्त क्षेत्र था, जल से मुक्त हुआ क्षेत्र था, उसको धर्मारण्य कहा जाता था। उस धर्मारण्य में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे और जो एक दूसरा क्षेत्र था जिसको बृहदारण्य कहा गया है, यहाँ की भूमि का 3/4 भाग बृहदारण्य से, अरण्य से आच्छादित था, जंगल से आच्छादित था। यानी कि बृहदारण्य 3/4 भागों में यहाँ पर छाया हुआ था। पद्म पुराण में यह उल्लेख है कि सरस्वती के तट पर ऋषियों का एक सम्मेलन हुआ था यज्ञ में, और ऋषियों के सम्मेलन में वो एक विवाद हो गया कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए भृगु मुनि का काम सौंपा गया निर्णय करने के लिए। भृगु मुनि सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए। जिस समय गए उस समय भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वार्तालाप में लिप्त थे और इनकी तरफ ध्यान नहीं दिए, तो भृगु मुनि ने भगवान शंकर को श्राप दिया कि कलयुग में केवल आपके लिंग की पूजा की जाएगी। उसके बाद जिसके ये मानस पुत्र कहे जाते हैं भृगु मुनि, अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी कुछ समय देवताओं के बीच में बैठे हुए अपने प्रशस्ति सुनते हुए निमग्न थे और इनके तरफ ध्यान नहीं दिए। इन्होंने उन्हें भी श्राप दिया कि आपकी पूजा ही नहीं की जाएगी। अंत में ये भगवान विष्णु के पास गए। उस समय विष्णु निद्रा अवस्था में थे और इन्होंने अपने बाएं पैर का प्रहार, बाएं पाद का प्रहार इनके वक्ष स्थल पर किया और बाएं पाद का प्रहार उनके वक्ष स्थल पर किया और वो निद्रा से जगे और उनको तनिक भी चिंता नहीं थी कि कोई हमको मारा है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। भृगु जी ने उनकी सहनशीलता, सहृदयता, सहिष्णुता, विनम्रता को देख करके अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने कहा कि आप ही देवताओं और मनुष्यों में पूजनीय होंगे और त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इधर जब मुनियों ने सुना कि विष्णु के वक्ष स्थल पर ये पाप से प्रहार किए हैं, तो इनको पाप लगा हुआ है और इस पाप का इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। और उस प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मुनियों ने इनके पीठ के ऊपर मृगछाला फेंका और ये तय हुआ कि अगर मृगछाला इनके पीठ में चिपक जाएगा तो समझिए कि इनको पाप कर्म लगा हुआ है और उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। मृगछाला इनके पीठ में चिपक गया और ये हुआ कि आप चलते जाइए और जिस स्थान पर ये मृगछाला शरीर को छोड़ करके गिरेगा वही स्थान पवित्र होगा और वहीं पर आप तपस्या कीजिएगा। दूसरी एक कथा आती है कि एक बांस की डंटिका सूखी हुई इनको दी गई कि अगर ये डंटिका आप चलते जाइए जहाँ पर ये हरी हो जाएगी वही पवित्र स्थान होगा और वहीं पर आप तपस्या कीजिएगा। ऐसा ही उन्होंने किया और इसी क्षेत्र में आकर के उनके पीठ का मृगछाला जो है गिरा और यहीं पर उन्होंने
तपस्या किया। वो तपस्या करने के बाद जब भृगु जी जब पाप से मुक्त हुए, उसके बाद यहीं पर रह करके उन्होंने एक भृगु संहिता नामक ग्रंथ लिखा। वो भृगु संहिता जो है ज्योतिष का सबसे बड़ा भारतीय ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुमोदन कराने के लिए उनके शिष्य दर्दन मुनि ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 88,000 मुनियों को बुलाया गया था। और जब 88,000 मुनि यहाँ पर आए थे और वो महासम्मेलन विजयदशमी से कार्तिक पूर्णिमा तक चला था, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उसकी पूर्णाहुति हुई थी। और उसी के स्मृति शेष में ये बलिया का ददरी मेला लगता है, क्योंकि उस महासम्मेलन की व्यवस्था का काम उनके शिष्य दर्दन मुनि किए थे। और जो 88,000 मुनि यहाँ एकत्रित हुए थे, भृगु आश्रम और भृगु आश्रम के आसपास उन मुनियों को रहने के लिए, तपस्वियों को रहने के लिए, ऋषियों को रहने के लिए आश्रम बनाए गए थे, पर्णकुटी बनाई गई थी। एक तो भृगु आश्रम था ही, दूसरा जो है गर्गाश्रम, जिसको आप सागरपाली के नजदीक पाते हैं। तीसरा जो था वह देवकली देकुली, और चौथा जो था कुशेश्वर धाम, छितेश्वर धाम, छितौनी, और पांचवा पराशर मुनि आश्रम परतिया। सर यहाँ भी बलिया में इसी पांचों स्थानों को लेकर के पंचकोशी यात्रा यहाँ भी होती है। और ये पंचकोशी यात्रा पहले बड़े धूमधाम से और पूरे जत्थे और समूह के साथ चलती थी। आज कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन आज भी वो पंचकोशी यात्रा चलती है। और जहाँ जहाँ वो यात्रा जिस दिन पहुँचती है, उस दिन वहाँ पर मेला लगता है। दीपावली के दिन पहले दिन पहुँचते हैं लोग भृगु आश्रम में, और दूसरे दिन चले जाते हैं गर्गाश्रम सागरपाली, तीसरे दिन देवकली, चौथे दिन सिद्धेश्वर नाथ तक, और पांचवें दिन पराशर मुनि परतिया में। इस तरीके से वो परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में वो चल रही है। ये गंगा घाघरा और तमसा से आवृत जो ये पवित्र क्षेत्र बलिया है, जिसको हम भृगु क्षेत्र कहते हैं। ये भृगु क्षेत्र तभी से कहा जाने लगा जब यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, जिसको पद्म पुराण में धर्मारण्य कहा गया है। वही बाद में भृगु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये भृगु क्षेत्र, जिसे हम बलिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि, जैसा कि मैं बताया, कि आए और तपस्या किए। और ये बलिया का प्राचीन नगर कहाँ था? ये जो आप बलिया देख रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक सीमाओं के साथ आज से 144 वर्ष पहले 1 नवंबर 1879 ईस्वी को अपने अस्तित्व में आया। ये तो मात्र 150 वर्षों का ये शहर है। विगत 300 वर्षों में यह चौथी बार बलिया जिला बसा है। बलिया नगर जो है बसा है। बलिया का प्राचीन नगर कहाँ था, इसको किसने बसाया था, ये किसके नाम पर बसा था, इसके लिए कोई इतिहास का प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता। रामलोचन सिंह ने अपने रीजनल जाग्रफी में लिखा है कि सुरहा ताल से लेकर के और बिहार के भोजपुर जिले के भोजपुर ताल में इस 35 किलोमीटर की दूरी में गंगा का बहाव अदलता बदलता रहा है। और इसी जो सुरहा ताल है, इसके दक्षिण जो बलुई मिट्टी और गंगा के प्रवाहित होने के कारण जो नाला का आकार बना हुआ है,
तथा सुराहा ताल तथा भोजपुर ताल के दक्षिण जो नाला के आकार बने हुए हैं,